तो कल के क्लास में हम लोग भाषा पर चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में भाषा के प्रकार के बारे में भी बता दिए थे, है ना। उसके बाद में हम आपको बताए थे संप्रेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा के बारे में भी बता चुके थे। उसके साथ साथ में हम आपको भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, इसके बारे में भी हम बता चुके थे, है ना। 0 से 5 साल में अपने आप जिस भाषा को भाषा को बच्चा जो है समाज में रहकर सीख लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन कहते हैं। आप 5 साल के बाद विद्यालय परिवेश में जाकर बच्चे भाषा को सीख, उसे हम अधिगम कहते हैं। कल के क्लास में आप लोगों को बताए थे अपने आप सीख लेना अर्जन है, सिखाया जाना अधिगम है, समाज में रहकर सीखना अर्जन है और विद्यालय में जाकर सीखना क्या है, अधिगम है। आपको बताए थे अनौपचारिक रूप से सीखना हमारा अर्जन है, लेकिन औपचारिक सीखना क्या है, अधिगम है। अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा कहाँ सीखते हैं, अर्जन में, और प्रयास अभ्यास के द्वारा कहाँ सीखते हैं, अधिगम में। ये सब आपको हम कल के क्लास में डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। लेकिन कल के टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन हम आपके पीडीएफ में दिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ भाषा अर्जन अधिगम से संबंधित। देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए तो पेज नंबर 2 पर होगा। उसमें कहा गया है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है बात। अब आप क्वेश्चन को आंसर बताना है। सबसे पहला बात बताइए भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यह बात सही कि गलत। कह रहा है कि जैसा समाज होगा, जैसा कल्चर होगा, जैसा सोशल होगा, उसी तरह के बच्चे जो है भाषा का अर्थ ग्रहण करेंगे और ये नेचुरली उसमें होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये कह रहा है। तो आपको कल बताए थे कि जैसा समाज होगा उसी तरह का भाषा का विकास होगा, जैसा कल्चर होगा उस तरह के भाषा का विकास होगा, और वह विकास ऑटोमेटिक रूप से वो बच्चा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो अर्जन के बारे में हमको सही लग रहा है, लेकिन पूरा ऑप्शन को पढ़ना है। सीटेट में सबसे पहला नियम, जब भी आपको लगे कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है तो केवल 1 नंबर ऑप्शन पर रुकना नहीं, आगे पढ़ना, उससे भी अच्छा कहीं दिख जाए। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। बताइए प्रयास और अभ्यास के द्वारा बच्चा कहाँ सीखता है, अधिगम में। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। 3 नंबर देखिए, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। व्याघात का मतलब अन्य भाषा जुड़ना। अरे भाई तो पानी के साथ में वाटर तो अधिगम में जुड़ रहा था ना, लेकिन यहाँ पर तो केवल मम ही रह रहा था, मातृभाषा रह रहा था, प्राकृतिक भाषा रह रहा था। तो इसीलिए व्याघात होता है अधिगम में, न कि अर्जन में। हमसे क्वेश्चन में पूछा है अर्जन के बारे में सही कथन। 3 नंबर भी कथन गलत हो गया। 4 नंबर कहता है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, इसका कोई मान्य मतलब ही नहीं है अर्जन अधिगम से। तो 2 नंबर खत्म, 3 नंबर खत्म, 4 नंबर खत्म। सही आंसर कौन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बात, मतलब क्वेश्चन आपको पकड़ में आए ये चीज़ें। अब आइएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके नोट्स में ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया होगा, ठीक है ना, और हम आपको 40 से 50 महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाएंगे, और उसमें से आपको सीटेट में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा। हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे स्टार दे करके हम लिखे हुए हैं, तो लाइन को गौर फरमाइएगा और उसमें हम क्या कह रहे हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ देखिए क्या कहता है, भाषा अर्जित संपत्ति है। कल के क्लास में भी शायद हम आप लोग को बताए थे कि भाषा कैसी संपत्ति है। भाषा कल नहीं बताए थे शायद, भाषा कैसी संपत्ति है, तो अर्जित संपत्ति है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा अर्जित संपत्ति कैसे है। कह रहा है कि जब तक भाषा को आप कमाइएगा नहीं तब तक वह आपके पास आएगा नहीं। अर्जित का मतलब ये होता है कि हमने खुद से कमाकर उसको ग्रहण किया है, उसको लिया है। तो भाषा एक ऐसा संपत्ति है जिसको आप नहीं कमाएंगे तो आपके पास नहीं आएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे तब तक वह आपके पास आने वाला नहीं है। भाषा किसी का पैतृक संपत्ति नहीं है। जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति हो सकता है। आपके दादाजी का है तो आपके पिताजी का ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपके पिताजी का है तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन भाषा में कभी आपने ऐसा देखा है कि हमारे पिताजी बहुत बड़े कवि हैं, हमारे पिताजी बहुत बड़े कहानीकार हैं, तो ऑटोमेटिक हम तो कहानीकार बन ही जाएंगे। जब वो मरने लगेंगे तो हमको लिख देंगे,
रजिस्ट्री कर देंगे। ऐसा आपने देखा है? ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब वह आपके पिताजी दादाजी का दिया हुआ संपत्ति नहीं है। कौन? भाषा। भाषा एक ऐसा संपत्ति है जिसको खुद से कमा करके अर्जित करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है। जब लीजिएगा तब वो आपके पास आएगा, नहीं लीजिएगा तो आपके पास वह नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब दो शब्द में समझने का प्रयास कीजिए। अर्जित का मतलब खुद से कमाया हुआ, पैतृक का मतलब पिताजी दादाजी का खानदान का दिया हुआ। तो खानदान का दिया हुआ संपत्ति भाषा नहीं है। आपके दादाजी पिताजी कवि हैं, कहानीकार है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कहानीकार बनिएगा। अगर आप फिर से भाषा को कमाएंगे तो कभी बनेंगे, नहीं कमाएंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगा किसी भी हाल में, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है बात। पैतृक संपत्ति जो है वो ऑटोमेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास में आ जाता है, लेकिन अर्जित संपत्ति में क्या होता है कि आपको कमाना पड़ता है, खुद से मेहनत करना पड़ता है। तो भाषा को सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, न कि आपके पिताजी का दिया हुआ संपत्ति। तो दो लाइन कन्फर्म हो गया। पहला तो लाइन ये है कि भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित। और भाषा कैसी संपत्ति नहीं है? तो पैतृक संपत्ति नहीं। अगर आपसे पूछेगा कि भाषा कैसी संपत्ति है तो आपका जवाब होगा अर्जित। ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा भाषा सीखने की क्षमता, क्या होगा? भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है तो आपका जवाब होना चाहिए जन्मजात क्षमता होती। अब इसको प्रूफ करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चॉम्स्की महोदय का यह कहना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब ये हो गया कि एक बच्चा जो गरीब परिवार में जन्म लिया है, दूसरा बच्चा जो धनी परिवार में जन्म लिया है, और मान लीजिए कि यह गरीब है और मान लीजिए कि इसका परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ऐसा नहीं है कि यह बच्चा और यह बच्चा, मान लीजिए कि यह एजुकेटेड फैमिली से है, यह एक अनएजुकेटेड फैमिली से है, इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार इसके समाज में बिल्कुल भी नहीं है। इसके समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार है। यह बच्चा जो है धनी परिवार से बिलोंग करता है, यह बच्चा जो है गरीब परिवार, यह है धनी परिवार और यह है गरीब परिवार, है ना। अब इसमें देखिएगा चॉम्स्की का यह कहना था कि दोनों में भाषा सीखने की जो क्षमता होगी वो सेम होगा, चाहे वो गरीब परिवार में जन्म ले तब और धनी परिवार में जन्म ले तब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चॉम्स्की का यह मानना था कि सीखने का क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी जो होगा वो बच्चों में दोनों में क्या होगा? सेम होगा। दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। यह भी अभी फिलहाल कितने साल का हुआ है? 10 साल का हुआ है। यह भी बच्चा कितने साल का हुआ है? 10 साल का हुआ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यह बच्चा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, यह बच्चा धनी परिवार से बिलोंग करता है। इसका सामाजिक परिवेश उतना अच्छा नहीं है, इसका सामाजिक परिवेश अच्छा है, इसके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसके घर में पढ़े लिखे लोग हैं। तो आफ्टर 10 ईयर दोनों 10 साल का है, लेकिन दोनों में भाषा का प्रभाव आपको अलग अलग दिखेगा। दिखा कि नहीं दिखेगा? क्यों दिखा? क्योंकि भाई भाषा को एक परिवेश भी प्रभावित करता है। अब इसका जो घर का इन्वायरमेंट है और इसका जो घर का इन्वायरमेंट है दोनों सेम है क्या? नहीं। इसका समाज कुछ अलग है, इसका समाज कुछ अलग है। मतलब आफ्टर 10 ईयर हम देखेंगे तो दोनों में भाषा का विकास तो हुआ है, लेकिन एकरा में कम हुआ रहेगा। इसमें जो अनएजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है उसमें, और इसमें अच्छा भाषा का विकास हो गया रहेगा क्योंकि इसका परिवेश अच्छा है। तो ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा होना ये परिवेश का प्रभाव है, न कि क्षमता का। लेकिन सीखने का क्षमता दोनों में क्या है? सेम है। बात समझ रहे? तो हम बात कर रहे हैं सीखने के क्षमता का। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ आप ये कह सकते हैं कि परिवेश के ऊपर बच्चों के सीखने का प्रभाव पड़ता है। इसका परिवेश अलग है, इसका परिवेश अलग है, तो दोनों का सीखने का प्रभाव अलग अलग होगा, लेकिन सीखने का कैपेसिटी जो होगा वो दोनों में क्या होगा? सेम होगा। अभी धनी परिवार में जन्म लिया है, गरीब परिवार में जन्म लिया, तो ऐसा थोड़े कि धनी परिवार में बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म लेते लेते कह देता है कि पापा हम आ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता।
है ना, क्योंकि भाई धनी परिवार में मजाक थोड़े है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये दोनों आफ्टर 10 मंथ्स बाद ही बोलना स्टार्ट करेगा। 10 महीने के बाद ही पप्पा मम्मा या जो भी कहना होगा कहेगा। तो दोनों में सीखने की कैपेसिटी क्या सेम है। अब ऐसा नहीं कि गरीब है तो गरीब बच्चा है 2-3 साल बाद बोलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये भी 10 महीने के बाद में बोलना चालू कर देगा। सीखने का क्षमता दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो आपका जवाब होगा जन्मजात होती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाषा कैसी संपत्ति है, तो आपका जवाब होगा अर्जित संपत्ति है। 2 लाइन आप समझ गए। तीसरा लाइन समझने का प्रयास कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का विकास होता है। तो शायद हम कल आपको बताए थे, सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का विकास होता है, तो आपका जवाब होगा कौन सा बताएगा, मौखिक भाषा का। बताए थे ना, सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास होगा। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस भाषा का प्रयोग करता है, तब सांकेतिक भाषा। एक और है, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे सबसे पहले बच्चों में किस भाषा की क्रियाशीलता होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए मातृभाषा। बात समझ में आ गया। क्रियाशीलता की बात, क्रियाशीलता का मतलब उसके दिमाग में सबसे पहले कौन भाषा का क्रियाशीलता उत्पन्न होता है, तो वो मातृभाषा। क्योंकि मातृभाषा का परिभाषा हमने आपको बताया कि माँ के दूध से जिस भाषा का विकास होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अब देख बताइए, 5 क्वेश्चन आपके सामने हम रख दिए और इसमें से 1 नंबर पूछ देता है। अब बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, कभी अर्जित को जन्मजात, जन्मजात को अर्जित, कभी मातृभाषा को सांकेतिक, सांकेतिक को मौखिक, मौखिक को सांकेतिक। अब इसमें से 1 नंबर का सवाल पूछेगा, बच्चा फंस जाता है। सीटेट 2019 के दिसंबर वाले एग्जाम में आप जाकर देखिएगा, हिंदी शिक्षण में क्वेश्चन पूछा हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा कि भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, ठीक है ना। और उसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया था अर्जित, ठीक है ना। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, उसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था अर्जित। ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया था सामाजिक। ऑप्शन नंबर 3 में दिया था सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर 4 में जो दे दिया था वो दिया था जन्मजात, है ना। अब वहाँ पर जैसे ही बच्चा को ऑप्शन नंबर 1 दिखा अर्जित, तो अर्जित वर्ड फेमस था कि भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा अर्जित संपत्ति, भाषा अर्जित संपत्ति। लेकिन वो मामला बदल दिया था। वहाँ पर वो संपत्ति के बारे में नहीं पूछा, वह पूछा भाषा सीखने की क्षमता कैसी। तो क्षमता तो भैया जन्मजात होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 के पास जाना चाहिए था, लेकिन 90% बच्चे जो है वो अर्जित लगा कर आए थे। जैसे देखे भाषा सीखना केवल देख लिया, उसके दिमाग में आ गया अरे अर्जित होगा, चलो मारो, दिखिए गया ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो इस पर गौर फरमाइएगा कि अगर आपसे पूछेगा भाषा सीखने की क्षमता कैसी है, तब कहिएगा क्या बताएगा, जन्मजात, ठीक है ना। कॉपी उपी लेकर आए हैं आप लोग? तो लिखिए तो 2-4 लाइन लिखिए। अगर आपको कहेगा अगर भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, भाषा सीखने की, यहाँ पर लिख दे रहे सीधे। अगर आपसे क्षमता पूछे, भाषा सीखने की क्षमता पूछे, तब आपका जवाब होना चाहिए कौन सा बताएगा, जन्मजात, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले बच्चे किस भाषा को सीखते हैं, अगर सबसे पहले भाषा का विकास, सबसे पहले भाषा का विकास, इधर देखिए ना, शॉर्ट में लिखिए ना फटाफट। सबसे पहले भाषा का विकास अगर आपसे पूछेगा, तो आपका जवाब होगा भाई मौखिक भाषा का, ठीक है ना, मौखिक भाषा, ठीक है। अगर आपसे सवाल यह पूछ दे कि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता का अगर प्रश्न पूछ दे, तो आपका जवाब होगा शारीरिक आवश्यकता के लिए सांकेतिक भाषा। कौन भाषा? सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का क्रियाशीलता होता है, क्रियाशीलता होता है, तब आपका जवाब होगा क्या बताएगा, मातृभाषा, सही है, मातृभाषा। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भाषा कैसी संपत्ति है, तो आप जवाब दीजिएगा भाई अर्जित संपत्ति, ठीक है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
5 में से एगो जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। सीखने की क्षमता जन्मजात, पहले भाषा का विकास मौखिक, शारीरिक आवश्यकता सांकेतिक, क्रियाशीलता पूछे तो मातृभाषा, संपत्ति पूछे तो अर्जित। बोलो क्लियर, बात समझ में आए। तो ये हो गया हमारा मामला यहाँ पर क्लियर। ये 5 क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ में से 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर संपत्ति 3 नंबर, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता कहे तब आप दीजिएगा जवाब कौन सा, सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। कोड लिख लीजिए, खाली पूरा लिखने की कोई जरूरत थोड़ी, अपने आप याद हो जाएगा भाई। क्रियाशीलता कहेगा तो मातृभाषा और संपत्ति कहेगा तो अर्जित भाषा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। मिटा रहे हैं इसको, हो गया। चलिए चांस है। हाँ एनटीए का चांस है, एनटीए चांस अगर ले लिया समझ सकते हैं। एनटीए जो है वो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नेट समझते हैं ना, पीजी के बाद में नेट होता है, तो नेट का एग्ज़ाम, जीआरएफ का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्टर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीबीएसई से हो नहीं रहा है, लीक हो जा रहा है क्वेश्चन, सेटिंग हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। इस बार भी लीक हो गया था क्वेश्चन, सेटिंग भी हो गया है सीटेट में, इसीलिए हर 6 मंथ पर एग्ज़ाम होगा सीटेट का, इसका कैलेंडर फिक्स हो गया है। और उसके साथ साथ में एनटीए चांस है कि भाई एनटीए एग्जाम ले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब चांस है, वही बात बता रहे हैं, कन्फर्म अभी नहीं। इसकी सूचना आपको अप्रैल तक मिल जाएगा, लेकिन 2 बार होगा साल में, इसका ये चीज़ें कन्फर्म हो गया कि भाई साल में 2 बार होगा। और दूसरी बात, एक और बात समझ लीजिएगा, 2 बार एग्जाम होने का मतलब इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो बिहार में इस बैच को मिलेगा। 7th फेज का नाम जानते होंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे हम, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए क्या कहता है, भाषा कैसी संपत्ति है, तो भाषा अर्जित संपत्ति है और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये वाला कंफर्म हो गया। अब देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, कैसे, LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। समझने का प्रयास कीजिएगा। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, राइटिंग का मतलब होता है लिखना। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, किस नियम के थ्रू बच्चों में विकसित होता है, तो आप कहिएगा LSRW। LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। है चारों में संबंध कैसा होता है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है, एक दूसरे के बिना यह नहीं रह सकता है। अर्थात मनोविज्ञान और पेडागोजी इस बात का कॉन्सेप्ट देता है कि LSRW जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सहसंबंध है, कोरिलेटिव है। अगर रिलेटिव नहीं रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि अगर सुनना किसी का कमज़ोर हो रहा है तो बोलना कमज़ोर होना तय है, बोलना कमज़ोर हो रहा है तो पढ़ना कमज़ोर तय है, अगर सुनना बोलना पढ़ना तीनों कमज़ोर होगा तो लिखना कमज़ोर भी तय है। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे एक सवाल पूछे, बोले कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी, तो हम बोले हैं तो आप सुने हैं, और आप सुने हैं तब बोले हैं यस सर। मतलब हमारा स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों क्या है बताइएगा, जुड़ा हुआ है। हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर जी हम सुन रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लिसनिंग और स्पीकिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में संबंध आप जोड़ लीजिए। जैसे ये स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना। आप ऐसे कह सकते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि सर हम बोल रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया बताइएगा, स्पीकिंग और रीडिंग भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये चारों जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा गया भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, किस नियम के थ्रू बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए LSRW। इंग्लिश में अगर कहे तो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर आपसे हिंदी में पूछेगा तो सुनना, बोलना, पढ़ना,
लिखना, इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुबोपली। कैसे याद कर सकते हैं? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में आप ऐसे याद कर सकते हैं, LSRW। सवाल कैसे पूछेगा आपसे? सवाल ये पूछा है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, निम्नलिखित में से भाषा नियमबद्ध व्यवस्था का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा SRLW, ऑप्शन नंबर 2 में दे देगा RLWS, ऑप्शन नंबर 3 में दे देगा LSRW और ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा RWSL। तो क्रम कौन सा सही आपको लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी का क्रम सही लग रहा है। अब हिंदी में हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, लेकिन हो सकता है आपके परीक्षा में हिंदी में भी लिख दिया रहे, सुनना कॉमा बोलना कॉमा पढ़ना कॉमा लिखना। तो आप इस नियम को याद रखिएगा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है, जिसका क्रम कौन सा रहेगा? LSRW। और LSRW चारे एक दूसरे से क्या होते हैं? कोरिलेट होते हैं, आपस में सहसंबंध होगा, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सुनेंगे नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे ना बोलेंगे ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये चारों एक दूसरे से क्या होते हैं? कोरिलेट होते हैं। क्लियर बात है? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा का मतलब ये हो गया कि भाषा अगर कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ होगा, इसीलिए उसका सीमा क्या है? भाषा का फिक्स है। क ख ग घ कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या फिर अनंत चला गया है? बताइए आप। च छ ज झ स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म हुआ है। क का की कहीं से स्टार्ट हुआ है तो जाकर खत्म भी हुआ है। बातें समझ में आ रही? अ आ ई कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ है। ABCD कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ। अर्थात कॉन्सेप्ट यह दिमाग में डालिए कि भाषा अनंत नहीं है, भाषा कहीं से शुरुआत हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ है। इसीलिए भाषा का अपना भौगोलिक सीमा फिक्स है कि हमको कहां से चलना है और कहां जाकर के रुकना है। तो आप कॉन्सेप्ट हम आपको यह देना चाह रहे हैं कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि भाषा अनंत होता है, आप यह कहिए कि भाषा की सीमा फिक्स है। भाषा कहीं से शुरू हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म भी हुआ गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाषा अपने सीमा में रहता है और भाषा का अपना सीमा फिक्स है, क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि भाषा अनंत है। तो देखिए आपके नोट्स में प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। ABCD अगर स्टार्ट हुआ है तो डैश डैश जाकर Z पर खत्म हुआ होगा, और अगर क ख ग घ स्टार्ट हुआ है तो डैश डैश कहाँ पर जाकर के? ग पर जाकर के खत्म भी हुआ होगा। बातें क्लियर हुआ? अर्थात प्रत्येक भाषा का अपना भौगोलिक सीमा होता है कि नहीं होता है? होता है। हम आपको 3-4 लाइन आपको पढ़ा दिए। भाषा कैसी संपत्ति है? बोलिए। अर्जित संपत्ति। भाषा कैसी संपत्ति नहीं है? पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा एक नियमित व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है। नियमित व्यवस्था का क्रम LSRW है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। चारों में संबंध कैसा होता है? एक दूसरे से कोरिलेट होता है। लिसनिंग नहीं होता, स्पीकिंग नहीं हुआ, स्पीकिंग हुआ तो रीडिंग नहीं हुआ, तीनों नहीं होगा तो राइटिंग नहीं होगा, है ना। और उसके बाद अभी बता दिए भाषा का अपना भौगोलिक सीमा होता है, कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर वो खत्म भी होगा। क्लियर बात है? आगे बढ़िए। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल यहां से आएगा। सामाजिक संरचना की बात हमारे मनोविज्ञान में, हमारे पेडागोजी में लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने किया था। उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया था कि बच्चे समाज से भाषा को कैसे सीखते हैं, संस्कृति से भाषा को कैसे सीखते हैं, और हमारे सोशल और कल्चर का प्रभाव बच्चों के पर्सनालिटी के ऊपर कैसे पड़ता है। अर्थात उन्होंने ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोत्स्की महोदय ने कि भाषा कैसी वस्तु है? सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु इसलिए कहा गया क्योंकि एक देहाती कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेष। अर्थात जैसा हमारा समाज होगा उसी तरह के भाषा का विकास हम में होगा। सही है कि नहीं? आप पढ़े लिखे समाज में रह रहे हो या फिर अनपढ़ समाज में रह रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, आपके व्यक्तित्व का विकास। आपके बोलने के तरीका से हमको समझ में आएगा कि आपका सोसाइटी ठीक नहीं है। आपके बोलने के तरीका से हमको समझ में आएगा कि आपका सोसाइटी अच्छा है, आप अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, आपके घर के लोग पढ़े लिखे हैं। आपके केवल बोलने के तरीका और तहजीब से
हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसा हमारा समाज होगा उसी तरह का हम में भाषा का विकास होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भोजपुरी सीखना है बच्चा को, ले आकर के बिहार के भोजपुरी गांव में रख दीजिए, कितनों बड़का अंग्रेज होगा 1 महीना में भोजपुरी सीखना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सामाजिक परिवेश उसको ऐसा मिला। बच्चा को बंगाली सीखना है, 2 महीना ले जाकर के बंगाल में छोड़ दीजिए, बंगाली बोलना चालू कर देगा। इंग्लिश सीखना है, जाकर के इंग्लैंड में 2 महीना छोड़ दीजिए, इंग्लिश बोलना चालू कर देगा। हमारे बातें समझ में आ रहा है? मतलब जिस भी भाषा को सिखाना है, अगर उसका परिवेश हम उसको दे दे, उसका इन्वायरमेंट अगर हम उसको दे दे, तो आराम से उस भाषा को वह सीख लेगा। क्यों? क्योंकि भाषा का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि भाषा कैसी वस्तु है? सामाजिक वस्तु है। अर्थात जिस समाज में बच्चा जाएगा उसी तरह के भाषा को सीखना और बोलना उसके लिए आसान हो जाता है। बोलो क्लियर? ठीक है ना? तो भाषा कैसी वस्तु है? सामाजिक वस्तु है। उसके बाद में देखिए इसमें लिखा हुआ है, समाज के अनुसार भाषा का अर्जन होता है भोजपुरी, बंगाली, मैथिली। मतलब जिस भी भाषा को सिखाना है उस भाषा के परिवेश में ले जाकर के बच्चा को रख दीजिएगा, उस भाषा को आसानी से वह सीख जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट यह है कि भाषा कैसी वस्तु है? तो सामाजिक वस्तु। क्लियर है? उसके बाद में देखिए क्या कहता है, अगर आपसे सवाल यह पूछेगा क्या भाषा सामाजिक और संस्कृति से बनता है, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्योंकि जैसा समाज होगा, जैसा सोशल होगा, जैसा कल्चर होगा, उसी तरह के भाषा का विकास क्या होगा? बच्चा में होगा। क्लियर बात है? उसके बाद आगे बढ़िए क्या कहता है, भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। कल भी बताए थे आपको अनुकरण की कहानी। अनुकरण का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, याद है ना? अनुकरण का मतलब हो गया कॉपी करना, नकल करना भी इसको आप कह सकते हैं। तो सामान्य जीवन में बच्चे बहुत सारे चीज़ों का अनुकरण करते हैं। आप कॉपी पर कैसे लिखते हैं पहले देखेगा, उसके बाद वो अपना लिखना स्टार्ट करेगा। मम्मी गैस चूल्हा को जो है रेगुलेटर को कैसे बंद करती है पहले देखेगा, फिर वो करेगा। अब पापा जो है मोटरसाइकिल को कैसे सेल्फ से स्टार्ट करते हैं पहले देखेगा, तब वो करेगा। तो आप कैसे बोलते हैं पहले सुनेगा तो बोलेगा। आप गाली दीजिएगा, वो गाली देगा। आज गुड मॉर्निंग कहिएगा, गुड मॉर्निंग कहेगा। बातें समझ में आ रहे हैं? केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होता। बड़का बड़का लंबा लंबा थीसिस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। आप उसको कहिए कि मम्मी पापा का चरण स्पर्श सुबह सुबह जाकर करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप अपने मम्मी पापा का कीजिएगा तो वो करना आपको चालू कर देगा। क्योंकि इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है, थीसिस का नहीं, उपदेश का नहीं, है ना? ये बाबा लोग जो आकर के माइक पर भाषण देते हैं कि मम्मी पापा के चरणों में चारों धाम है, कहते हैं ना भाई कि माता पिता के चरणों में चारों धाम है। आप जाकर के 8 बजे आस्था चैनल को खोलिएगा, डिश टीवी पर देता है आस्था चैनल। आस्था चैनल पर हमेशा वो बाबा लाइव रहते हैं और वो यही बात कहते हैं कि भाई माता पिता के चरणों में चारों धाम है, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर घर में आपके माता पिता हैं तो सबसे बड़ा भगवान वही, ये बात कहते हैं। अब बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। अगर पैसा के पीछे भागोगे तो तुम्हारा जीवन तबाह होगा, ऐसा ही बोलते हैं ना। लेकिन एक बात बता देते हैं कन्फर्म कि ये है बउआ केवल थेसिस, केवल सुनने में अच्छा लग रहा है ना। अब वहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए वृंदावन में वो भाषण चल रहा है लाइव, वहाँ से हम लोग घर पर बैठ के देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर 5000 लोग वहाँ पर शिविर में जा करके बैठ करके भाषण को सुन रहा है। और वहीं पर कहा जा रहा है कि मम्मी पापा के चरणों में चारों धाम है। 5000 में से गारंटी के साथ में कहते हैं 4000 लोग ऐसे होंगे जो मम्मी पापा को घरे छोड़ के आए होंगे वृंदावन। सही है कि नहीं बताए? उसी शिविर के बात कर रहे हैं। और वहीं बाबा जी कहते हैं कि हाँ पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर आप पैसे के लिए बैठे यहाँ, आप जो भाषण दे रहे हैं उसके पीछे टीआरपी छुपा हुआ है, उसके पीछे आपको चैनल जो है इम्प्रूव कर रहा है, आप चैनल से पैसा ले रहे हैं तभी बोल रहे हैं। और आप ही कह रहे हैं पैसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या समझे? तो ये हो गया भैया थेसिस। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता? पैसा नहीं कुछ होता है तो पैसा नहीं कमा के देखिए आपका क्या हाल होता है। अगर पैसा कुछ नहीं होता तो आप नहीं कमाते तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता आपको। लेकिन आप नहीं कमाइए तब देखिए फर्क, अपने घर का लोग पहचानना बंद कर देगा आपको। सही है कि नहीं बताइए? एकदम राइट बात बता रहे हैं। तो पैसा कुछ नहीं होता यह कहना गलत है। पैसा सब कुछ होता है, यह अगर आप कह रहे हैं तब ये गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा कुछ ना कुछ तो है, ये भी आप सही कह सकते हैं। पैसा कुछ नहीं है यह कहना क्या है बताइएगा? गलत है। लेकिन पैसा सब कुछ है ये भी बात कहना गलत है। लेकिन यह कहिए कि हाँ पैसा कुछ ना कुछ तो है,
क्योंकि जब तक पैसा हमारे पास नहीं रहेगा हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। सही बात है। आप पैसा नहीं कमाइए, आप लड़का हो, आपके इमोशन को कोई समझने वाला नहीं, आपके इमोशन, आपके एटीट्यूड, आपके संवेग को कोई समझने वाला नहीं है। कितना प्यार से घर में कहिए ना कि पापा हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिन में नौकरी लेंगे, कोई नहीं समझे, लात मार के बाहर निकाल देगा। बोला कि 10 साल से पढ़ाई कर रहा है, जाओ बाहर कमा कर आओ, फैक्ट्री में जाकर कमाओ, हम तुम्हारा भागी लिए हुए हैं। आपके इमोशन को कोई समझने वाला है नहीं। लेकिन अगर वहीं आप पैसा कमा रहे हैं तो चाचा चाची, नाना नानी, ताऊ ताई सब पहचानना चालू कर देगा। बेरोजगार है, कोई नहीं पहचानेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता? यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं आप पैसा के लिए, यहाँ पर हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं पैसा के लिए भाई, इसमें कोई शक नहीं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं आपके सामने, चिल्ला रहे हैं पैसा के लिए। आप यहाँ पर बैठे हैं फ्री में नहीं, आप भी पैसा के लिए बैठे। आप सीटेट निकालेंगे, आपको सरकारी नौकरी होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे, टारगेट तो वही है। तो कैसे कह सकते हैं कि पैसा कुछ नहीं है? पैसा तो है, जिसके लिए आप बैठे। वो भाषण दे रहा है, वहाँ पर लोग भी बैठे, और उसमें लोग जो गया है भाषण सुनने के लिए वो भी पैसा के लिए, ध्यान रखिएगा। वो भी कहता है कि सर हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा जी उसका उपाय बताता है, वो भी पैसा के लिए। समझ रहे बात को? तो बात को थोड़ा, हाँ सब एक दूसरे, आप बताइए, बात को थोड़ा सा आप संज्ञान में लीजिए इस बात को। तो यह कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है भाई। थी सीधा उपदेश देना और थेसिस देना, दोनों पॉइंट क्या है बताइएगा, अलग अलग। अब बागेश्वर वाला धाम का चर्चा ये किए हुए हैं। अब बताइए, बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास में अगर कोई जाता है तो अपने उन्नति प्रगति के लिए ही जाएगा। देखिएगा उसमें सवाल करता है सब कि हमारा नौकरी कब लगेगा, हमारे घर में जो तबाही वो कब खत्म होगा, हमारा बिजनेस कब बढ़ेगा, हमारा व्यापार कब बढ़ेगा। का है? पैसा। बागेश्वर वाले बाबा के पास में जितना पैसा, आप कहिएगा सर वो तो निस्वार्थ है, ना ना, आप नहीं समझिएगा। अब उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि यूट्यूब पर लाइव है ही, समझ रहे ना। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, नहीं तो पता चलेगा कि वीडियो वायरल हो गया। अब ये क्या कहता है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, कहीं से भाषा स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर वह खत्म भी होगा। भाषा सामाजिक रूप से बनता है, अनुकरण के द्वारा भी बता दिए हैं कि 90% बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अनुकरण के माध्यम से होता है। कॉपी करके बच्चा भाषा को सीखता है। घर में गाली दीजिएगा, बच्चा गाली देगा। घर में गुड मॉर्निंग कहिएगा, गुड मॉर्निंग कहेगा। क्लियर बात है? मतलब जैसा आप बोलेंगे उसी तरह के बच्चों में भाषा का विकास हो। छोटा बच्चा घर में रहता है तो इसलिए कहा जाता है कि अभद्र और अशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं करो, नहीं तो बच्चे सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि अनुकरण के द्वारा 90% बच्चों में भाषा का विकास होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलिए। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निरंतर परिवर्तनशील है, इसका मतलब ये हो गया कि भाषा हमेशा चेंज होते रहता है। भाषा फिक्स नहीं है भाई। देखिएगा, अब ये सीमा उसका फिक्स है, लेकिन हम लोग उसको चेंजेबल बना दिए हैं। जैसे कभी हिंदी को इंग्लिश समझना, इंग्लिश को हिंदी समझना, कभी हिंदी को इंग्लिश, कभी इंग्लिश को हिंदी। जैसे अनपढ़ व्यक्ति जो होता है वो कहता है ट्रेन, कहता है ना ट्रेन, लेकिन एक्चुअल में ट्रेन एक इंग्लिश वर्ड है। हिंदी क्या होगा? रेलगाड़ी। तो जो ABCD का T नहीं जानता है वो भी बोलता है ट्रेन। अगर आप उसको बोलिएगा अरे भाई तुम तो इंग्लिश बोल रहे हो, तो कहेगा अरे भाई पढ़े लिखा ही नहीं, हम कहाँ से इंग्लिश बोल देंगे। उसको लग नहीं रहा कि ट्रेन हम इंग्लिश वर्ड है। बातें समझ में आ रही है? अब ट्रेन हो गया। जैसे क्रिकेट को ले लीजिए, क्रिकेट। अब क्रिकेट का मतलब यह हो गया कि भाई क्रिकेट का मतलब यह हो गया कि क्रिकेट एक इंग्लिश वर्ड है, और क्रिकेट को अगर आप हिंदी में कोई कहता है कि हाँ हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सब कोई बोलेगा क्या? इंग्लिश में। रेलगाड़ी, ट्रेन, क्रिकेट का बात कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लीजिए सबसे बढ़िया ऑप्शन, मोबाइल। मोबाइल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो ABCD का ये नहीं जानता है वो बोलता है मोबाइल। अगर उसको कहिएगा आपकी इंग्लिश में बोल रहे हैं आप, तो उसको विश्वास नहीं होगा। विश्वास क्या होगा? आपको मूर्ख समझेगा, अरे हमको ABCD अभी नहीं करता, हम इंग्लिश बोल देंगे। लेकिन एक्चुअल में बोल रहा है मोबाइल, क्या बताएगा? इंग्लिश में। उससे भी अच्छा है वो और उदाहरण दे रहा है, ब्यूटी पार्लर। नाम सुने होंगे। अब ब्यूटी पार्लर का जब नाम सुने होंगे तो आप ध्यान दीजिए, हम यह बात गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि 100% जो महिलाएं होती है वो ब्यूटी पार्लर ही कहती है, भले उसको ABCD का B नहीं पता।
लेकिन वो बोलेगी क्या? ब्यूटी पार्लर। उसको आप कहिएगा कि भाई ब्यूटी पार्लर इंग्लिश वर्ड है, तो उसको विश्वास नहीं होगा। वो कहेगी कि हम इंग्लिश नहीं जानते, तो बोल कैसे सकते हैं? लेकिन बोल रही है एक्चुअल में वो क्या? इंग्लिश वर्ड। नाम क्या? ब्यूटी पार्लर। हिंदी में कहेंगे महिला मुंह काया पलट श्याम पट, इसका हिंदी होता है। ब्यूटी पार्लर का हिंदी तो महिला मुंह काया पलट श्याम पट। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ब्यूटी पार्लर को कितने लोग ऐसे कहते हैं कि हम महिला मुंह काया पलट श्याम पट में जा रहे हैं। सब कोई कहता है ब्यूटी पार्लर, और वो ऐसा वर्ड है कि बोलने पर लग रहा है भंडारा में जा रहे हैं, है कि नहीं बताइएगा? लेकिन ब्यूटी पार्लर एक ऐसा वर्ड है जो स्टैंडर्डाइज लग रहा है। अब सब लोग अपने जीवन में उसको क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया। सब लोग बोलता है ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, क्रिकेट हो गया, मोबाइल होगा, कभी इंग्लिश तो कभी हिंदी, कभी इंग्लिश तो कभी हिंदी, कभी हिंदी तो कभी इंग्लिश। अर्थात भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा चेंज होते रहता है, इस बात का ख्याल आपको रखना है। तो चलिए, कितना टॉपिक के बाद में डिस्कशन कर दिए। भाषा कैसी संपत्ति है बोलिए? अर्जित संपत्ति। भाषा कैसी संपत्ति नहीं है? पैतृक संपत्ति। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है। उसका क्रम क्या होता है? LSRW। चारों एक दूसरे से संबंधित होंगे। भाषा का अपना एक भौगोलिक सीमा होता है, कहीं से स्टार्ट हुआ तो कहीं पर जाकर खत्म होगा। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, जैसा समाज मिलेगा उस तरह का भाषा विकास होगा। 90% बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होगा। अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा को सीखते हैं। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है। मोबाइल, क्रिकेट, ब्यूटी पार्लर, याद रहेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब बढ़िएगा नेक्स्ट पॉइंट पर, पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 में कहता है भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। और यह बात हम आपको कल चर्चा खूब किए थे कि भाषा किसका माध्यम है? संप्रेषण का। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आदान प्रदान करना। अगर किसी दुकानदार के पास में आप जा रहे हैं, उससे बात विचार कर रहे हैं, 1 केजी चीनी दीजिए, 2 केजी दाल दीजिए, 3 केजी तेल दीजिए, और यह बात कहिएगा, तो आपके और दुकानदार के बीच में हो रहा है आदान प्रदान। और वो आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है भाई? भाषा के। अगर आपके पास भाषा नहीं रहेगा तो क्या आप संप्रेषण कर सकते हैं? क्या किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हमारे और आपके बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। हम बोले समझ में आया, तो आप कह रहे हैं यस सर। तो ये क्या हो रहा है? हमारे और आपके बीच में संप्रेषण। लेकिन ये संप्रेषण हमारे और आपके बीच में तब संभव है जब हमारे पास भाषा है। हम बोल रहे हैं तब ना आप कह रहे हैं यस सर। हम समझा रहे हैं तभी ना आप कह रहे हैं यस सर। हम समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी ना कह रहे हैं नो सर। क्लियर हुआ? अर्थात हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसको हम संप्रेषण कहेंगे। लेकिन ये संप्रेषण तब संभव है जब हमारे पास भाषा है। जब हमारा बोलना ही नहीं होगा तो अपने विचार को किसी दूसरे के सामने में कैसे रखेंगे? जब हमारे पास भाषा ही नहीं रहेगा तो किसी से कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे? जब हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं रहेगा तो किसी से अपना विचार कैसे शेयर कर पाएंगे? वह अपना विचार हमको कैसे दे पाएगा? अर्थात मामला ये हो गया कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। माध्यम मतलब मीडियम। मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। अर्थात संप्रेषण तब पॉसिबल है जब हमारे पास भाषा। बोलो क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहता है भाषा ध्वनि, शब्दों और व्याख्या आदि का क्या है बताएगा? समूह है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपने भाषा में पढ़ा होगा वर्ण को। वर्ण कितना होता है? 2 आप लोग पढ़े होंगे। पहला होता है कौन सा? स्वर वर्ण, और दूसरा कौन होता है? व्यंजन वर्ण। लेकिन इस वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों के मेल से क्या बनता है? तो व्याख्या बनता है, लेक्चर। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप स्वर वर्ण में पढ़े अ आ ई, और व्यंजन में पढ़े आप क ख ग घ, तो इस सब से मिलाकर के शब्द हमारा बना कौन? अ अकार आम, म आम, रो अकार राम, म राम। ये दोनों क्या बन गया? शब्द बन गया। ख आकार खा, और तो आकार ता, ये भी क्या है? शब्द बन गया। लेकिन इन्हीं शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? वाक्य। वाक्य यह बनेगा कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो यह बन गया आपके लिए क्या? वाक्य। और इन्हीं वाक्यों से बनता है क्या? व्याख्या। जैसे हमारे में बहुत सारा वाक्य है तो हम आपके सामने 2 घंटा चढ़ करके बोलते हैं, तो यह हमारा बहुत सारा वाक्यों का संग्रह है कि हम आपके सामने में अपने विचार को रखते हैं। तो वाक्यों से मिलकर बनता है क्या बताइएगा? व्याख्या। और इन्हीं सब का समूह कहलाता है भाषा। बोलो क्लियर?
ये सारे का समूह क्या कहलाएगा? भाषा। एक लाइन और समझिए, वर्णों से मिलकर बनेगा शब्द, शब्दों से मिलकर बनेगा वाक्य, वाक्य से मिलकर बनेगा व्याख्या, और इन्हीं सब समूह को हम लोग कहेंगे भाषा। बोलो क्लियर? यही बात लिखा हुआ देखिए, कहता है भाषा ध्वनि, शब्द, व्याख्या आदि का समूह। समूह का मतलब क्या हुआ? ग्रुप है। इन सारे का ग्रुप क्या है? भाषा। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या कहता है, भाषा एक प्रकार से स्मृति कोश और शब्दकोश का भी काम करती है। इसको आप छोड़ दीजिएगा अभी, ठीक है? ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम शब्द भंडार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आगे बढ़िए, क्या कहता है, भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। अभी हम आपको बताएं कि जैसा समाज होगा उसी तरह के बच्चों में क्या होगा? भाषा का विकास होगा। अभी बताया है ना, तो वही बात ना भी कह रहा है कि भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसा समाज में बच्चा को रखिएगा, जैसे कल्चर में बच्चा को रखिएगा, जैसा संस्कृति मिलेगा, जैसे समाज मिलेगा, उसी तरह के भाषा का विकास बच्चों में होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जैसा समाज, जैसा संस्कृति, उसी तरह का भाषा का विकास। कल्चर का प्रभाव हमारे संस्कृति, हमारे भाषा पर पड़ता है कि नहीं? हमारे पर्सनालिटी पर पड़ता है कि नहीं? हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है कि नहीं? भाषा का प्रभाव, कल्चर जो है वह भाषा से ही विकसित होता है, भाषा जो है वह कल्चर से ही विकसित होता है। आप देख लीजिए जा करके, दिल्ली का कल्चर देखिए और बिहार का कल्चर देखिए, अंतर है कि नहीं? दिल्ली में अपने मम्मी को, पापा को बच्चा कह सकता है कि पापा तुम कहाँ जा रहे हो, कह सकता है ना। मम्मी तुम कहाँ जा रही हो, दिल्ली में कह सकता है। लेकिन बिहार में अगर पापा को कह दिए तुम कहाँ जा रहे हो तो बुखार छुड़ा देंगे। पहले कहेंगे बोलना सीखो पहले, कहेंगे कि नहीं? भाई यहाँ पर आप और तुम में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन वहाँ पर तुम में कोई फर्क नहीं है। हम लोग सीखते हैं, हमारा जो गुड मैनर्स होता है उसमें हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे पेरेंट्स से सिखाते कि अपने से बड़े को आप कहना, सिखाया गया ना आपको। लेकिन दिल्ली में जाकर देखिए, अब बड़ा हो छोटा हो सबको तुम ताम कह सकते है कि नहीं बात? तो वहाँ अब वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही वैसा है, वहाँ का संस्कृति वैसा है, वहाँ का भाषा वैसा, तो सब लोग उसमें क्या कर गया? एडजस्ट कर गया। अब हमारे जो गांव में बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती है, अगर वह मॉडर्न ड्रेस पहनेगा या पहनेगी तो पापा बुखार छुड़ा देंगे, है कि नहीं? अगर फटा हुआ जीन्स आप जाकर खरीद के ले जाइए, अब पैसा दिए पापा बड़ी मेहनत से, फटा हुआ जीन्स आप कहिएगा सर पापा ये स्टाइल है, बुखार छुड़ा देंगे। बोलेंगे ये कौन स्टाइल है फटल लेके, उससे अच्छा था घर में फटल था वो पहन लेता, है कि नहीं बताइए? लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में अगर वैसा पहनेंगे तो पापा ऑटोमेटिक समझेंगे इट्स फैशन। बात समझ में आ रहा है? तो वहाँ का संस्कृति और हमारे यहाँ का संस्कृति, दोनों के संस्कृति में क्या है? अंतर है, दोनों के कल्चर में अंतर है। तो संस्कृति के अनुसार ही हमारे भाषा का विकास होता है। जैसे आप और तुम में ही फर्क आप देख लीजिए, हमारे संस्कृति का प्रभाव उस पर, है कि नहीं? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसा समाज होगा, जैसा संस्कृति होगा, जैसा सोशल होगा, जैसा कल्चर होगा, उसी तरह के भाषा का विकास हम में होगा। क्लियर बात है? अब ये सब जितना पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, इस सबसे क्वेश्चन उठा देता है। आपको अभी नहीं बुझा रहा, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तब याद आया कि अच्छा ये बात तो सर जी पढ़ाएं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए क्या कहता है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है। अब इसके बारे में भी समझने का प्रयास कीजिए। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा, तो देखिए एक हम परिवार बनाते हैं एकल परिवार, जैसे इसमें रहेगा मम्मी, इसमें रहेंगे पापा और इनके 2 बच्चों, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा कौन सा परिवार? एकल परिवार। ये हो गया हमारा एकल परिवार, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बनाते हैं हम लोग कौन सा परिवार? तो संयुक्त परिवार। मम्मी है, पापा है, इनके 2 नन्हे मुन्ने हैं, अंकल है, आंटी है, इनके भी 2 नन्हे मुन्ने हैं, और एक्स्ट्रा में वो और है, कौन? दादा दादी। आज का लोग एक्स्ट्रा ही समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, ये हो गया हमारा कौन सा परिवार बताइएगा? ये ज्वाइंट फैमिली हो गया, संयुक्त परिवार हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यह कह रहा है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है। तो कैसे अच्छा होता है, इस बात को समझना जरूरी है। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है कि नहीं, हो कि नो, ऐसे थोड़े पूछेगा सरकारी शिक्षक बनने वाले भाई। ये पूछेगा कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है, क्यों? तो क्यों को जानने के लिए थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर पापा जॉब में है, मम्मी जॉब में है, दोनों का ड्यूटी 9 से 4 तक है,
और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, और ये दोनों बच्चे बाल अवस्था में हैं। बाल अवस्था का मतलब 6 से 12 साल के स्टेज में ये दोनों हैं। 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का वो बच्चा है। तो ये एक ऐसा उम्र होता है जो प्रश्न काल का समय होता है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रश्न काल के समय में क्या होता है कि बच्चा किसी भी नए चीज़ को देखेगा तो वो सवाल करेगा। जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चा को आप कहीं पर घुमाने ले जाइए मार्केट में, तो मार्केट में घुमा ले जाइएगा, कोई भी नया चीज़ देखेगा तो कहेगा पापा ये क्या है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कार देखेगा तो कहेगा ये क्या है, तो आपको ये गाड़ी है, तो कहेगा गाड़ी कैसे चलती है, तो आप कहेगा पेट्रोल से। वो कहेगा पेट्रोल कहाँ से आता है, तो आप कहिए पेट्रोल पंप से। वो कहेगा पेट्रोल पंप कैसा होता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, सवाल करेगा कि नहीं। दुकान में लेकर जाइए, कहेगा ये क्या है, तो आप कहिएगा रसगुल्ला है। वो कहेगा रसगुल्ला कैसे बनता है, तो आप कहिएगा दूध से। वो कहेगा किसके दूध से, तो आप कहिएगा भैंस के दूध से। कहेगा भैंस कैसा होता है, वो दूध कैसे देती है। मतलब उस आपका जो जवाब होगा वो उसका सवाल बन जाएगा। सही है कि नहीं बताइए। 3 साल 4 साल के बच्चा को कहीं मार्केट में लेकर जाइए, 50,000 सवाल वो आपसे करेगा, और लास्ट में थक कर हम यह बात कहते एकदम चुप, मुंह बंद, एक बात बोला तो कल से नहीं लेकर आएंगे। बच्चा डर कर चुप हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है दिस इज नॉट गुड, यह आपने जो किया है वो सही नहीं किया है। अगर बच्चा में प्रश्नकाल का समय चल रहा है तो वह सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब आपको देना होगा, चाहे वो जितना प्रश्न करे। लेकिन हमारे पास में उतना पेशेंस नहीं होता है, इसलिए हम उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को जाने रहते हैं और वो नहीं जाना रहता है तो लाजमी है कि वो सवाल करेगा। बातें समझ में आ रहा है। अब एकल परिवार में 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक मम्मी पापा ड्यूटी में है, ऑफिस में है, और 4 बजे जब मम्मी घर आती है, पापा घर आते हैं, तो बच्चा के मन में भी तो कुछ सवाल फड़फड़ाएगा, क्योंकि ये भी कौन से अवस्था में, प्रश्नकाल के समय में, बाल अवस्था में। तो इसका जो डाउट होगा वो पापा के साथ में जाकर बोलेगा, घर में तो 2 सदस्य ही हैं, और पापा को जाकर बोला कि पापा ये कैसे होता है, तो पापा बोले एकदम चुप, जाकर के होमवर्क बनाओ, अभी आए ऑफिस से, दिमाग खराब है ना। अब पापा जो है नहीं बताया। दूसरा ये बच्चा जाएगा मम्मी के पास में, तो मम्मी का भी सेम क्वेश्चन कि अभी 4 बजे आए, अभी तुम लगा दिमाग खाने, सर आए थे कि नहीं आए थे, जाओ होमवर्क बनाओ, स्कूल गया था, हाँ होमवर्क बनाओ। ऐसा ही नहीं चल रहा है आजकल। तो अब बच्चा क्या करेगा, सिर्फ होमवर्क में घुसा हुआ रहेगा, लेकिन इसके सवाल के जवाब देने वाला कोई नहीं। मनोविज्ञान इस बात का प्रबल समर्थन करता है कि बच्चों में अगर बोलने, कहने, सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है तो बच्चा का भाषा विकास रुकेगा, वो बच्चा एक मुखी हो जाएगा, वह बच्चा जो है अपने आप में केवल रहना चालू कर देगा, वह बच्चा जो है अंतर्मुखी हो जाएगा, कभी बहुमुखी प्रतिभा का बालक वह नहीं हो पाएगा। अब समझिएगा यहाँ पर फायदा क्या है। यहाँ पर मान लीजिए कि मम्मी पापा भी जॉब में है, अंकल आंटी भी जॉब में है, चलो ठीक है, 9 से 4 सबका ड्यूटी है, चलो ठीक है। लेकिन भैया ये बताओ, ये 4 तो कम से कम आपस में है ना, मतलब 2 अंकल आंटी का और 2 अपना, तो कितना हो गया 4। तो सबसे पहला बात तो इसको आपस में बोलने, कहने, सुनने का अवसर मिलेगा। कुछ जवाब ये देगा, कुछ जवाब ये देगा, कुछ जवाब ये देगा, और जहाँ पर चारों फंस जाता है तो उसके लिए तो है ही है कौन, दादा दादी। इसीलिए बच्चों का ज़्यादा लगाव माता पिता से ज़्यादा दादा दादी से होता है। आप देखिएगा दादा दादी से छोटे बच्चों का लगाव सबसे ज़्यादा होता है, मम्मी पापा से भी ज़्यादा, है ना। इसलिए होता है ना क्योंकि मम्मी पापा उसको हमेशा चुप कराते हैं और दादा दादी उसके सवालों का जवाब देते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखिएगा, अपने पोता को लेकर पार्क में जा रहा है और बच्चा सवाल पूछेगा, दादाजी ये क्या है, वो बड़ी आराम से जवाब देंगे, ये पेड़ है। फिर वो पूछेगा ये कौन सा पेड़ है, तो फिर दादाजी जवाब देंगे ये आम का पेड़ है। आप देखिएगा 1000 सवाल बच्चा पूछे, दादाजी नहीं कहेंगे चुप रहो, नहीं कहेंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। और दादाजी बड़ी शालीनता से उसके जवाब देते हैं और उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी गुड फीलिंग होता है, अच्छा लगता है कि हमारा पोता हमसे सवाल कर रहा है। और बच्चा को अच्छा लगता है कि चलो कोई ना कोई एक तो है जो हमारे जज्बातों को समझता है ना, हमारे भावनाओं को समझता है और हमारा प्रश्न का उत्तर देता है। इसीलिए एक छोटा बच्चा को मम्मी पापा चाचा चाची से ज़्यादा लगाव अपने दादा दादी से हो जाता है। और अगर ओडिपस और इलेक्ट्रा की कहानी को आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान में तो उसमें कहा गया है कि इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा लगा होगा, लड़की का ज़्यादा लगा होगा दादा से और लड़का का ज़्यादा लगा होगा दादी से।
ठीक है बात, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यह भी तो क्लियर हो गया कि बताइए, बच्चा को बोलने कहने सुनने का अवसर यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है? बच्चों के सवाल का जवाब यहाँ ज़्यादा मिल रहा है कि यहाँ ज़्यादा मिल रहा है? तो भाषा का विकास यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा? बोलो क्लियर। और फाइनली समझ में आया? तो आपसे सवाल यह नहीं पूछेगा कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आपसे सवाल यह पूछेगा कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा क्यों होता है, और उसमें वो ऑप्शन आपको दिखेगा क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्चा को बोलने कहने सुनने का अवसर मिलता है, इसलिए होता है। ये वाला ऑप्शन को आप टिक मारिएगा। हम आपको बता रहे हैं, देखिए 7% रिजल्ट आने के पीछे कारण एक ही है कि केवल हाँ और नो में जवाब को ढूंढकर अपने दिमाग में रखना, कभी क्यों कैसे के पीछे नहीं जाना। यही कारण है 93% में आप आ गए, 7% में नहीं पहुंच पाए। कारण क्या है कि क्यों कैसे के पीछे आपने कभी नहीं पड़ा। आप हमेशा जान गए कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा। हमारे नोट्स में भी केवल लिखा हुआ है कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा, लेकिन जो आपसे पूछेगा वह लेक्चर में हम आपको समझाते हैं कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है। ये 90% बच्चे जानते हैं तैयारी करने वाले, लेकिन इसमें से 30% बच्चों को केवल जानकारी इस बात का है कि क्यों अच्छा होता है। अब इस बात को आप जानिएगा तो 1 नंबर आप पाइएगा, नहीं जानिएगा तो फिर 93 में जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होना। बोलो क्लियर। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा क्यों होता है, तो हमको लगता है 2-4 मिनट का लेक्चर तो आप जरूर मार दीजिएगा, है कि नहीं? और यह लेक्चर मारना ही आपके सीटेट की उपलब्धि कहानी है। धीरे धीरे आप उसके वो तरफ में अग्रसर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। भाषा एक ऐसा सोर्स होता है जो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो ना आप सोच सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना किसी चीज़ से जुड़ सकते हैं। अब सोचने का मतलब ये हुआ, जैसे आप अभी आंख बंद कीजिए और आंख बंद करने के बाद में अपने मानस पटल पर, मानस पटल मतलब ये आपको दिख रहा है ना, अपने मानस पटल पर यह बात लिखिए कि ताजमहल लिखा गया होगा। सही है कि नहीं? अगर आपसे ऐसा सोचते हैं तो, है ना। अगर आप आंख बंद कर लिखिए इंडिया गेट, इस पर क्या हुआ, लिखा गया। हमारे कहने का मतलब सोचने में भी हमारा भाषा आ रहा है। महसूस करने का मतलब होता है फील, और फील को हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान में संवेग, और संवेग को इंग्लिश में कहा गया इमोशन। तो इमोशन भी भाषा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आपका बहुत खास कोई दोस्त है, अगर वह दुख की घड़ी में है लेकिन आपको बताना नहीं चाह रहा है, आपके पास आया वह मिलने, तो उसका मुंह देख करके, फेस देख करके आप समझ जाते हैं कि इसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप कहते हैं क्या हुआ बताओ, तो बोलता है अरे कुछ नहीं भाई, तो बोलता है अरे बताओ ना भाई, तो बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही ठीक है। तो नहीं कुछ तो हुआ, कहते हैं ना आप लोग, कुछ तो हुआ है, हमको लग रहा है कि तुमको कुछ ना कुछ हुआ। अब उसके संवेग को आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके इमोशन को आप लोग पढ़ते हैं। आजकल इमोशन व्हाट्सएप पर भी पढ़ा जा रहा है, आजकल इमोशन व्हाट्सएप स्टेटस में भी पढ़ा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो इमोजी ये वाला आता है। बात समझ में आ रहा है ना, इमोजी आता है। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसका भी इमोजी है, अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसका भी इमोजी है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंस रहा है उसका भी इमोजी है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा रो रहा है उसका भी इमोजी है कि नहीं। ये आपके संवेग को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट्सएप वालों ने आपके लिए बना दिया इमोजी, जिसको आप स्टेटस में कभी कभी लगाते हो। ये आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रोया हुआ इमोजी कहीं स्टेटस में लगाइएगा तो फटाक से सवाल आपके पास में आएगा, रिप्लाई आएगा क्या हुआ, व्हाट हैपन, कहता है ना लोग, है ना। अब ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये आपके संवेग को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि भाषा अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, भाषा अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो महसूस भी नहीं कर सकते, किसी को फील नहीं कर सकते। फील करने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे दिल का बात हम समझ रहे हैं। तो कैसे समझेगा भाई, हमारे और आपके बीच में वाईफाई थोड़े है कनेक्शन, हम केवल इमोशन से समझते हैं, हम केवल संवेग से समझते हैं। चीज़ों से जुड़ने के लिए आप देखिए बस में हो चाहे ट्रेन में हो,
कहीं भी जाइएगा भाषा का जरूरत आपको पड़ेगा 100%। अब मान लीजिए लोकल ट्रेन में कभी आप सवारी कर रहे हैं और वहाँ पर देखें कि भाई 4 आदमी का सीट है और 4 आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आपको चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। पहले तो उसका टेक्निक है, आप जाइए तो थोड़ा देर खड़ा रहिए, थोड़ा देर ऐसे ट्रेन चल रहा है कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में बगल वाला आदमी आपको देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहा है। उसके बाद धीरे से कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता तो बोला हाँ हाँ ठीक है आइए बैठ जाइए। अगर यह बात आप बोलेंगे भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता तो अच्छा रहता, हमको भी पास में ही जाना है, तो व्यक्ति आराम से कहता है ठीक है बैठ जाइए, थोड़ा सा घसक जाता है, होता ना ऐसा, है ना। और होता है उसके बाद में हम अपना एडजस्टमेंट क्या करते हैं, चालू करते हैं। एडजस्टमेंट धीरे धीरे पीछे घसकना है, पूरा सीट पर अपना जो है ये करना, कब्जा करना है भाई, है ना। अब सवाल ये है कि जब पहली बार उसको हम कहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा घसक जाइए, और जब आपको बैठाता है तो आप कहते हैं धन्यवाद। अरे किसी को घर थोड़े बनाना है, इसमें सबको तो जाना ही है। कोई लोग नहीं बैठाता है, बताइए। कोई समझता है कि ट्रेनें हमारा है, बताइए ऐसा होना चाहिए भाई साहब, तो कहेगा ना ऐसा नहीं होना चाहिए। तब सबको बैठा के लेके चलना चाहिए, बड़ा अच्छा बात कह देगा, क्योंकि वो बैठा है अभी के अभी। समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आपको बता रहे हैं कि वो चीज़ों से जुड़ा है कैसे, अपने शब्दों से, अपने भाषा से। कितना मीठा मीठा वो बोल रहा है, तो लोग इस पर लगता है कि अरे ठीक है यार बैठा ही लो, ऐसा लोग सोचने लगता है। लेकिन 4 आदमी बैठा है, वो वहाँ पर जाकर के बोलेंगे हाँ कितना आदमी है, 4 आदमी, घसा के बैठना है। कोई घसेगा? बोले ना जगह नहीं है। कहेगा क्या घसकने के लिए? अगर 4 आदमी बैठा हुआ ऑलरेडी और वहाँ पर जाकर बोलिए कि भाई 4 आदमी बैठे हुए, घसक ही तो बैठना है इसमें, कोई नहीं घसकेगा। क्योंकि 4वीं क्लास में कविता को आप पढ़े होंगे, एक सूखी डाली पर बैठ करके कोयल गीत गाती है कि मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। मतलब ये हो गया कि मीठी बानी से आप जग को जीत सकते हैं और आप भी ठंडा रहिएगा, सामने वाला भी ठंडा रहेगा, है ना। अब सवाल ये है कि अगर ट्रेन में 2 तरह के शब्द आपको देखने को मिला, एक ये कि भाई साहब घसकिए, और एक ये कि भाई साहब थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, दोनों में अंतर है। अब जो एडजस्ट करने वाला बात है वो चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है आपको, और जो सीधा घसकने वाला बात है वो चीज़ों से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे पास भाषा रहेगा तभी ना हम मीठी बानी के द्वारा अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। ट्रेन में हो तब, चाहे बस में हो तब, 2 आदमी की जगह पर 4 आदमी बैठ सकता है अगर आपका भाषा अच्छा हो तब, है ना। 3 आदमी की जगह पर 4 आदमी बैठ सकता है अगर आपका भाषा अच्छा हो तब। तो आपके भाषा से ही चीज़ों से जुड़ने का माध्यम है। समाज में भी आप देख लीजिए, परिवेश में भी देख लीजिए, मोहल्ला में देख लीजिए, कहीं भी जाकर देख लीजिए, आपका भाषा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको समाज में अच्छा और बुरा का इंडिकेशन प्रदान करता है। कोई व्यक्ति आपके बारे में पूछेगा फलना जी का घर इसी मोहल्ला में, हाँ कैसा आदमी, अरे आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी। आप 420 रहिएगा, बोलने में रूडली व्यवहार आपका रहेगा, कोई आदमी आपको कह देगा आदमी ठीक नहीं है। आपको काम है क्या, कोई जाइए हुए घर है लेकिन आदमी ठीक नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपका बिहेव क्या है, रूड है। संयुक्त परिवार में आप देख लीजिए ना, एक ऐसा आदमी होता है जिससे सब कोई अपना बात शेयर करेगा, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत नॉर्मल होता है। कोई ऐसा रूडली व्यक्ति आपके ही घर में होगा जिससे कोई अपना विचार शेयर नहीं करता है। वो जानता है कि आदमी ठीक ना है, भले वो आपके घर का आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसके व्यवहार से पता लग जाता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया समाज में जुड़ना, है ना, परिवार में जुड़ने के लिए, ट्रेन में जुड़ने के लिए, बस में जुड़ने के लिए, कहीं पर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो है आपका भाषा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए आगे यह क्या कहता है, तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है, उत्तम साधन है। भाषा सीखने के लिए संबंध, भाषा का वातावरण होना चाहिए। अभी ने बताया है कि जिस भाषा का विकास बच्चों में कराना है उस तरह के बच्चा में भाषा का वातावरण दे दीजिए। जैसे मैथिली सिखाना है तो मैथिली वातावरण, भोजपुरी सिखाना है तो भोजपुरी वातावरण, इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश वातावरण। जैसा इन्वायरमेंट आप उसको प्रदान कीजिएगा उसी तरह का उसमें क्या होगा, भाषा का विकास होगा। उसके बाद में देखिए क्या कहता है, भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता होती है। जैसे इस पॉइंट को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता का मतलब क्या होता है इसमें समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चा आपके सामने आया, ये है हमारा पहला स्टूडेंट, ये है हमारा दूसरा स्टूडेंट, ठीक है ना।
और आप एक विद्यालय चलाते हैं और विद्यालय में आप एक हैं, क्या बताइएगा, टीचर। टीचर किस चीज़ का? लैंग्वेज का टीचर, हिंदी का टीचर हैं आप। प्रिंसिपल महोदय ने आपको आदेश दिया कि भाई फलाने जी जाइए, 2 बच्चा एडमिशन कराने आया है और उसको चेक कीजिए कि दोनों में किसमें भाषा का विकास हुआ है और किसमें नहीं हुआ। ऐसा कौन सा थर्मामीटर होगा जिसके द्वारा आप चेक कर पाएंगे कि सर इसमें भाषा का विकास हुआ है और इसमें भाषा का विकास नहीं हुआ? सवाल ये, ऐसा कौन सा पैमाना होगा? तो ऐसा केवल एक पैमाना है, समझने का प्रयास कीजिए। एक शिक्षक होने के नाते 2 बच्चों से वार्तालाप करने के क्रम में हम कैसे जानेंगे कि इसमें भाषा का विकास हुआ है और इसमें नहीं हुआ है? उसमें सबसे मुख्य तत्व होता है उच्चारण की स्पष्टता। अगर बच्चा बोलने के क्रम में अपने उच्चारण को शुद्ध एवं स्पष्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम समझेंगे कि उसमें भाषा का विकास हुआ है। अगर शुद्ध व अस्पष्ट उच्चारण नहीं कर रहा है तो उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ। जैसे एक 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने या फिर हम कहें कि 1 साल का बच्चा और जो है मान लीजिए 2 साल का बच्चा जो है कहता है, देखिएगा, कलम को तलम कहता है ना, तलम। अब तलम कहता है, इसका मतलब क्या हुआ? उच्चारण शुद्ध है क्या उसका? नहीं है। ऑटोमेटिक बात है कि भाई उच्चारण शुद्ध नहीं है, उसमें भाषा का विकास नहीं हुआ क्योंकि बच्चा भी छोटा है। लेकिन 25 साल के एक व्यक्ति को कभी कहते हुए देखे हैं कि तलम दो? तो नहीं ना, क्योंकि 25 साल के व्यक्ति में हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई उसमें भाषा का विकास हो गया होगा। अब मीठा बोली वाला को इसमें नहीं लेकर आइएगा, क्योंकि होता है 25 साल में भी होता है ना जो मीठा बोली बोलता है, जैसे तलम, कलम को कहता है तलम, तो वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है। जैसे तुतलाना कोई हो गया तो वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसको एग्जाम्पल में लेकर के नहीं आना। लेकिन हमको यह बातें समझना है कि 3 साल का बच्चा कलम को तलम कहता है और उसके बाद में 25 साल का व्यक्ति सिर्फ कलम कहता है। इसका मतलब 25 साल का व्यक्ति उच्चारण शुद्ध है, लेकिन 3 साल के बच्चे का उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के बच्चों में भी भाषा का विकास नहीं हुआ। तो भाषा के विकास का पैमाना क्या होना चाहिए, यह जानना जरूरी है। भाषा विकास को मापने का पैमाना हमारा होना चाहिए कि बच्चों में भाषा जो बोलना हो रहा है वो शुद्ध व स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। यही हमारा थर्मामीटर है। अगर बच्चा शुद्ध व स्पष्ट अपने विचार को आपके सामने रख रहा है तो हम समझेंगे कि भाई उसमें भाषा का विकास हो रहा है या हो गया। अगर वह शुद्ध व स्पष्ट अपने विचार को नहीं रख पा रहा है तो हम समझेंगे कि उसमें अभी भाषा का विकास नहीं हुआ। क्लियर बात है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ, लाइन में लिखा हुआ है कि भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होता है? उच्चारण की स्पष्टता। मतलब अगर भाषा के विकास को मूल्यांकन करना हो, इवैल्यूएशन करना हो, तो आप केवल यह बात समझेंगे कि भाई उसका अगर उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध है तो हम समझेंगे कि उसमें भाषा का विकास हुआ। बोलो क्लियर। ये जितना भी लाइन हम आपको बता रहे हैं ये सबसे सवाल आपको आएगा, अभी नहीं बुझा रहा, लेकिन आपको जब हिंदी शिक्षण का हम नोट्स देंगे तो इस बार के नोट्स में हमने हिंदी शिक्षण का पूरा नोट्स बनाया है और उसी में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन भी डाला है। तो जब आप वो क्वेश्चन को पढ़िएगा तो हम आपको बता देंगे कि देखिए यहाँ पर ही पढ़ाए थे, तो हाँ सर वहीं से क्वेश्चन। अभी आप लेक्चर के बाद सुन रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा हो कि इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन यकीन मानिए कि जितना भी पॉइंट हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है, भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता। भाषा जीवन के विभिन्न स्थितियों की संपत्ति है। अच्छा, भाषा जीवन के विभिन्न स्थिति की संपत्ति का मतलब क्या समझे? अभी ना बताएं, बस में, ट्रेन में, परिवार में, समाज में, सब जगह भाषा एक वो ऐसा संपत्ति होता है जो आपके जीवन के हर एक परिस्थिति में आपके साथ होता है। बस में भी साथ होता है, ट्रेन में भी साथ होता है, परिवार में भी साथ होता है, समाज में भी साथ होता है। उसी भाषा के आधार पर तो लोग आपको कहते हैं कि फलाना जी बड़ा अच्छा व्यक्ति हैं, और उसी भाषा के आधार पर तो लोग कहते हैं कि फलाना जी ना वो तो 420 आदमी है, बचिए की, है ना। तो ये क्या हो गया? भाषा के आधार पर ही। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की प्रश्न भूमि पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाए। अब प्रश्न भूमि पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। आपके क्लास में लगभग 40 बच्चे बैठे हुए हैं, क्या सबका शकल सेम है?
सबका शकल तो बहुत दूर हो गया, कोई दो आदमी का शकल सेम है? आपके क्लास का बात तो बहुत दूर हो गया, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या एक ऐसा व्यक्ति हमको बता दीजिए कि हमारे जैसा वो है? नहीं है। और अच्छा नहीं, उसमें भी नहीं होगा। एक मम्मी पापा का अगर दो संतान जुड़वा हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा, 100%। इंडिविजुअल डिफरेंस की कहानी बता रहे हैं। MS धोनी पूरे दुनिया में एक, सचिन तेंदुलकर पूरे दुनिया में एक, उसके जैसा कोई नहीं। सलमान खान पूरे दुनिया में एक, उसके जैसा कोई नहीं। कैटरीना कैफ पूरे दुनिया में एक, उसके जैसा कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि सर केवल सेलिब्रिटी का नाम ले रहे हैं। भैया आपके जैसा भी कोई नहीं, आप दुनिया में एक ही वो है। अगर आपको कोई कहता है कि तुम बेकार हो, खराब हो, एकदम फालतू हो, तो उसको कह दीजिए कि हमारा जैसा मिलबो न करेगा। सही में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना? सही में नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई कहता है कि तुम बेकार हो, तो उसको सिर्फ यह बात कहिए कि हमारे जैसा खोज कर दिखा दो। एकदम यकीन के साथ में पूरा विश्व घूम जाएगा, आपके जैसा नहीं मिलेगा। तो भाई हम अपने आप में स्पेशल है, दुनिया में एक गो हैं हम, तो अपने आप में हर व्यक्ति स्पेशल होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट एक आता है। यहाँ पर जितना व्यक्ति बैठा हुआ है, सबके मुंह का डिजाइन अलग अलग है, देख लीजिए, है कि नहीं बताइएगा? आज सब का किसी, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। सब में व्यक्तिगत विभिन्नता है कि नहीं है? किसी का काला है तो किसी का कुछ है, किसी का बाल खत्म है तो किसी का है। बात समझ में आ रहा है? ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस की कहानी यह बताता है कि दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। आप अपने आप में स्पेशल होते हैं, आप अपने आप में विशिष्ट होते हैं। आप स्पेशल हैं, आप विशिष्ट हैं, आप दुनिया में अकेला हैं। आपके जैसा इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है। यहां तक एक मम्मी पापा का अगर दो संतान होगा, तो उसमें भी, जुड़वा संतान में भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं आपको दिखेगा। कुछ ना कुछ भिन्नता होना तय है। आप हमारे एक छोटा भाई को देख लीजिएगा, जो जुड़वा नहीं है हम लोग, हमसे वो 4 साल छोटा है, लेकिन अगर उसको आप देख लेंगे तो आप कह देंगे प्रणाम सर। समझ रहे हैं ना? हमारे कहने का मतलब ये हो गया, सर तो वो भी है, लेकिन आपका वाला सर नहीं है वो। बाद वो सर है प्राइमरी स्कूल में। अब देखिए, वो उसको जब आप देखेंगे तो हमारा चेहरा और उसका चेहरा दोनों सेम टू सेम है, एकदम कंफ्यूज हो जाइएगा आप। वो मॉल में परेशान रहता है, रोड पर परेशान रहता है, वो कहता है कि भैया हमारी ज़िंदगी हराम हो गया, बताइए। हम किसी को पढ़ाते नहीं, लोग पीछे से था, कहते हैं प्रणाम सर, चंदमारी में कै बजे बैच चल रहा है, हमको पता है नहीं। क्योंकि उसका चेहरा और मेरा चेहरा दोनों सेम टू सेम। लेकिन अगर सामने दोनों खड़ा होंगे ना, तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। वो गोरा है, हम काला है, वो पतला है, हम मोटा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको दिखा ना। तो जुड़वा बच्चा जो होगा उसमें भी डिफरेंस आपको दिखना तय होगा, एकदम फिक्स होगा। ये इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट करता है। दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंस। दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, क्लास में सब बच्चे एक जैसा हो सकते हैं क्या? बुद्धि के आधार पर एक जैसा हो सकते हैं क्या? कोई प्रतिभाशाली बालक होगा, कोई पिछड़ा बालक होगा, कोई सामान्य बालक होगा। किसी को एक बार कहने पर समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार कहने पर समझ में आ जाएगा, किसी को 25 बार कहने पर भी समझ में नहीं आएगा। दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंस। यह बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ बच्चा का दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, वो व्यक्तिगत विभिन्नता है, नेचुरल है कि सभी बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। कोई कमजोर होगा, कोई तेज होगा, कोई समान होगा। किसी को एक बार कहिएगा तो सीख लेगा, किसी को 2 बार कहिएगा सीख लेगा, किसी को 25 बार भी कहिए नहीं सीखेगा। किसी को एक बार कह के देखिए, बोलो रक्सौल, बोल देगा रक्सौल। और किसी को कह के देखिए रक्सौल, तो बोलेगा रसकौल। रक्सौल को रसकौल करना, दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंस की कहानी नहीं है। यह हो गया हमारा अधिगम अक्षमता। दिस इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज का मामला क्या है, अलग है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस में हम केवल आपको यह बता रहे कि दुनिया में 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा। जब दुनिया में 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं, तो आपके क्लास में 2 बच्चे भी एक जैसा नहीं हो सकते हैं। अगर इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक होने के नाते आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जब भी हम क्लास में पढ़ाने जाए, तो यह दिमाग में हमारा बात रहे कि भाई सब बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, तो सबको एक साथ लेकर हमको चलना चाहिए। कोई इसमें तेज विद्यार्थी है,
कोई नॉर्मल सीखने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि सब बच्चा को हम एक साथ लेकर चलें। और यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना था। लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। लाइन ये कह रहा है कि भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की प्रश्नभूमि पर किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। मतलब भाषा के क्लास में कोई कमज़ोर हो तब कहें, चाहे कोई तेज हो तब, कोई मेंटली रिटार्डेड हो तब, कोई पिछड़ा बालक हो तब, कोई प्रतिभाशाली बालक हो तब, कोई सामान्य बालक हो तब, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रतिभाशाली बालक कोई है उतना ही इम्पोर्टेंट कोई हमारे लिए कौन सा बालक है बताइएगा, पिछड़ा बालक भी है। बातें समझ में आ रहा है। तो पिछड़ा बालक और प्रतिभाशाली बालक की जो हम आपको कहानी बता रहे हैं, तो दोनों आपके लिए क्या है बताइएगा, इम्पोर्टेंट है। दोनों आपके लिए क्या है बताइएगा, जरूरी है। ठीक है ना। तो एक शिक्षक होने के नाते सबको एक साथ लेकर चलना है या कोई भेदभाव करना है उसमें बताइए। एक साथ लेकर चलना, वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे थे। उसके बाद में देखिए, हम तो अभी बताए ना कि दुनिया में जब दो व्यक्ति एक जैसा हो ही नहीं सकता, तो अब क्लास में कैसे सोच लिए कि सब बच्चा एक जैसा हो जाएगा। समझ रहे ना। दुनिया से तो आपके क्लास में बच्चों की संख्या बहुत कम है। जब दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हुआ तो आपके क्लास में होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, भाषा जो है भाषा मस्तिष्क में समरूपी होता है और प्रयोग में लाते विषमरूपी हो जाता है। कभी कभी हम लोग कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन बोलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। भाषा का यह नियम है। जैसे अर्जन अधिगम आप पढ़े हैं, कल पढ़ाए ना, अर्जन अधिगम पढ़े हैं, तो जो अर्जन अधिगम का कॉन्सेप्ट हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पर समझाएंगे अर्जन अधिगम को, बोलेंगे उसी तरह से सेम टू सेम आप बोल दीजिएगा, नहीं कुछ ना कुछ अंतर हो जाएगा। तो हमारे और लेकिन कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं, आपको पता है कि अर्जन कौन है, आपको पता है अधिगम कौन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का ढंग अलग अलग हो जाएगा। आप बोलिएगा तो थोड़ा सा अलग बोल दीजिएगा, हम बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग बोल देंगे, तीसरा कोई बोलेगा वो भी थोड़ा अलग बोल देगा। तो लेकिन कॉन्सेप्ट सब में क्या है, सेम है। तो कॉन्सेप्ट का सेम होना समरूपी, और जब बोलने पर वह विचार अलग अलग हो जाता है तो वो हो गया विषम रूपी। क्लियर बात है। तो भाषा का कॉन्सेप्ट सब में होता है समान, लेकिन बोलता है बच्चा तो वो हो जाता है अलग अलग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूपी और विषम रूपी। ठीक है ना। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलताएं आती है। कहा जा रहा है कि भाषा का जितना अलग अलग प्रयोग करना बच्चा को सिखाइएगा, उतना ही ज़्यादा बच्चों में भाषा का स्किल क्या होगा, डेवलप होगा। कुशलता का मतलब क्या होगा, बच्चे में अच्छा स्किल डेवलप होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा बउआ, किसी दिन अगर बच्चा को आप आम कहना सिखाए हैं और उसके बाद मैंगो कहना कभी आपने उसको नहीं सिखाया, तो आप बताइए यह बात आप कभी नहीं सिखाएं तो कभी सीख पाएगा? नहीं सीख। आप तो केवल आम कहना सिखाए हैं, मैंगो कहना आपने कभी सिखाया ही नहीं, तो वो सीखेगा क्या? नहीं। कहा जा रहा है मनोविज्ञान के अनुसार कि भाषा के अलग अलग प्रयोग करना बच्चा को सिखाइए। कहाँ आप बोलेंगे, कहाँ तुम बोलेंगे, कहाँ आम बोलेंगे, कहाँ मैंगो बोलेंगे, कहाँ पापा बोलेंगे, कहाँ पिताजी बोलेंगे। यह चीज़ आपको करना सिखाना होगा बच्चा को। जितना ज़्यादा भाषा का अलग अलग प्रयोग करना बच्चा को सिखाइएगा, उतना ही ज़्यादा बच्चों में भाषा के कुशलता का विकास होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब हमेशा आप आम पढ़ा रहे हैं तो मैंगो नहीं बोलेगा, जब हमेशा आप पानी पढ़ा रहे हैं तो वाटर नहीं बोलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको वाटर के बारे में भी परिचय कराना है, पानी के बारे में भी परिचय कराना है, मैंगो के बारे में भी परिचय कराना है, आम के बारे, तभी ना अलग अलग भाषाओं को बच्चा सीखेगा। क्लियर हो गया। तो अलग अलग कुशलता के विकास के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग कराना क्या है बताएगा, जरूरी है। बोलो क्लियर। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट सब हम आपको समझा इसलिए रहे हैं ताकि आपके सवाल, ये डिटेल कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं। भले इसमें लिखा हुआ है एक लाइन में, लेकिन ये तो समझाने में हमको एक लाइन को लगता है 10 मिनट, इसलिए क्योंकि जब तक इसके डिटेल को आप नहीं समझिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। समझिएगा डिटेल को, शॉर्टकट वाला मामला यहाँ पर नहीं चलेगा। डिटेल जानिएगा, सच्चाई यही है, डिटेल जानिएगा तो क्वेश्चन पकड़ में आएगा, नहीं जानिएगा नहीं आएगा। आप लोग नए छात्र हैं, बहुत सारा बात दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन हम तो पिछले 6 साल से यही काम कर रहे हैं, हमको पता है मामला क्या है। आप कितनों उड़ लीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो बात हम आपको बता दे रहे हैं।
जो समझने वाला होता है वो एक बार में समझ लेता है, जो नहीं समझने वाला है वो बहुत दिन तक नहीं समझता। अब उसमें हमारा दोस्त थोड़े, हमारा तो काम है आपको सही रास्ता दिखाना। अब आपका काम है सही रास्ता पर चलना, अगर आप जान से किसी और रास्ते पर जाइएगा तो हम रोकेंगे भी नहीं आपको, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, एक बार रिवीजन करते हैं क्या जी। चलिए बताइए, सबसे पहली बात, भाषा कैसी संपत्ति है? भाषा कैसी संपत्ति नहीं है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था के थ्रू विकसित होता है। वो नियमबद्ध व्यवस्था का क्रम क्या है? एल फॉर एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर डब्ल्यू फॉर, अच्छा चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है। प्रत्येक भाषा का अपना भौगोलिक सीमा होगा, कहीं से स्टार्ट हुआ तो कहीं पर जाकर खत्म होगा। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, जैसा समाज मिलेगा उस तरह का भाषा विकास होगा, जैसा कल्चर मिलेगा उस तरह का भाषा विकास होगा। समाज के अनुसार भाषा का विकास होना तय है। भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है, कॉपी करके बच्चे भाषा को सीखते हैं। 90% बच्चों में भाषा विकास अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा परिवर्तनशील होता है। मोबाइल, क्रिकेट, ब्यूटी पार्लर याद है? अच्छा, उसके बाद संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा कि एकल परिवार में? काहे संयुक्त परिवार में? क्योंकि बच्चों में बोलने, कहने, सुनने का अवसर ज़्यादा मिलता है। जहाँ पर बच्चा को बोलने, कहने, सुनने का अवसर मिलेगा वहीं पर बच्चों का भाषा विकास सबसे अच्छा और ज़्यादा होगा। भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है? भाषा अगर हमारे पास नहीं रहता तो क्या हम संप्रेषण कर पाते हैं? कम्युनिकेशन तब पॉसिबल जब हमारे पास भाषा है। कम्युनिकेशन में फीडबैक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बोलो क्लियर। मतलब हमारे पास अगर लैंग्वेज नहीं है तो संप्रेषण भी नहीं होगा। भाषा ध्वनि, शब्द, व्याख्या आदि का समूह है। भाषा एक प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनता है। जैसा समाज संस्कृति होगा उस तरह का भाषा विकास होगा। संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा। एकल परिवार में बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोलने, कहने, सुनने का अवसर नहीं मिलता। अच्छा, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का साधन है। बस में, ट्रेन में, परिवार में, समाज में जुड़ने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा सीखने के लिए उससे संबंधित भाषा के वातावरण का होना जरूरी है। जैसा इन्वायरमेंट होगा उस तरह का भाषा विकास होगा। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या है? उच्चारण की स्पष्टता है। जैसा हम आपको बताएं कि भाषा का विकास तब संभव है जब वो उच्चारण स्पष्ट कर रहा है तब। अच्छा, उसके बाद बताइए, भाषा के कक्षा में किसी को प्रश्न भूमि में पीछे छोड़ना है? प्रतिभाशाली बालक जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट कौन है? पिछड़ा बालक भी। मतलब सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? एक शिक्षक का नैतिक जिम्मेदारी यही है कि नहीं है? सबको एक साथ लेकर चलना है। भाषा मस्तिष्क में समरूपी होता है, बाहर निकलते क्या होता है? विषमरूपी। अलग अलग प्रयोग करना अगर बच्चा का सिखाइएगा भाषा का तो अलग अलग कुशलता का उसमें विकास होगा कि नहीं होगा? अच्छा, भाषा अर्जन अधिगम जानते हैं? बोलिए ना भाई। 0 से 5 साल में सीखना क्या है? 5 साल के बाद सीखना क्या है? सामाजिक रूप से सीखना क्या है? विद्यालय रूप से सीखना क्या है? अपने आप सीख लेना क्या है? सिखाया जाना क्या है? समाज में सीखना क्या है? विद्यालय में सीखना क्या है? अनौपचारिक सीखना क्या है? औपचारिक सीखना क्या है? अनुकरण के द्वारा सीखना क्या है? प्रयास अभ्यास के द्वारा सीखना क्या है? सुनना बोलना सीखना क्या है? सुनना बोलना के साथ लिखना सीखना क्या है? अनुकरण के द्वारा सीखना क्या है? प्रयास अभ्यास के द्वारा सीखना क्या है? प्राकृतिक सीखना क्या है? अप्राकृतिक सीखना क्या है? सहज और स्वाभाविक कौन होगा? प्रयास के द्वारा कौन होगा? बोलो क्लियर। यही चीज आपको कल से पढ़ा रहे हैं और भाषा के बारे में बताए थे और भाषा के प्रकार। बोलकर अपने विचार को प्रकट करना कौन भाषा? मौखिक। लिखकर अपने विचार को प्रकट करना कौन भाषा? संप्रेषण में फीडबैक कितना प्रकार का? 3। पहला कौन? मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। अगर फीडबैक नहीं हुआ तो संप्रेषण होगा क्या? नहीं। अपने मन के विचार को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। भाषा संप्रेषण का माध्यम है कि नहीं है? अर्जन अधिगम बता ही दिए, महत्वपूर्ण तो चर्चा कर ही दिए, कल से लेकर आज तक क्लियर। बोले क्लियर। कोई डाउट है? जब आज आपको समझ में आया, कल आपको समझ में आया तो रोज समझ में आएगा, ठीक है ना। खाली क्लास को आपको क्या करना है? रेगुलर करना है। समझदार के लिए इशारा काफी, समय को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, अगर समझदार के लिए इशारा काफी, सब क्लास नहीं मिलेगा, खाली डेमो वाला मिलेगा, ठीक है ना। जो मेन कोर्स जब स्टार्ट होगा तो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, वो ऐप पर मिल जाएगा हमारे, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है, अब जो भी हम पढ़ाएंगे हम